बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 लेक्चर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कवर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का देखेंगे कि सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक एटम है जिसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये उसका पहला शेल है, उसका दूसरा शेल है, ये उसका तीसरा शेल है और इसी तरह ये उसका फाइनली वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये जो एटम आपने लिया है ये एटम गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि गैसियस फॉर्म वाले एटम के वैलेंस, क्योंकि जब मैटर गैसियस फॉर्म में होगा तो उसके एटम्स दूर दूर होंगे। गैसेस में एटम्स दूर दूर होते हैं तो उन एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है और कम एनर्जी लगती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है जब एटम अपनी गैसियस फॉर्म में होता है, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, अगर हम पहले शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहेंगे। अगर हम दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो फिर उसे हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, उसे हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी तरह अगर हम थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसे हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पहला इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाला है ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। जब न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो बाहर से एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। इट्स मीन कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज लेस देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड इज़ ऑलवेज लेस देन द फर्स्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन जो हम निकाल रहे हैं वो न्यूक्लियस के करीब से निकाल रहे हैं, तो न्यूक्लियस के करीब पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की वो ज़्यादा होगी, तो उसे निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट X है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +3 चार्ज आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हमेशा हम आयोनाइजेशन एनर्जी को प्लस साइन के साथ शो करते हैं। प्लस साइन के साथ क्यों शो करते हैं? प्लस साइन के साथ इस वजह से शो करते हैं क्योंकि ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये किसी एटम या किसी सिस्टम की तरफ आ रही होती है, यानी ये आयोनाइजेशन एनर्जी सिस्टम गेन करता है और अपने इलेक्ट्रॉन को निकालता है। सिस्टम कौन है? सिस्टम एटम है। तो जब भी कोई एटम बाहर से एनर्जी गेन करता है और कोई फंक्शन परफॉर्म करता है तो वहाँ पर हम प्लस साइन के साथ शो करेंगे। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को प्लस साइन के साथ शो करेंगे और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज लेस देन द सेकंड एंड सेकंड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट्स के ऊपर बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर किया जाता है किलो जाउल पर मोल की फॉर्म में, जाउल पर मोल की फॉर्म में, या तो किलो कैलोरी पर मोल की फॉर्म में इसको मेजर किया जाता है, या तो कैलोरी पर मोल की फॉर्म में इसको मेजर किया जाता है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि एनर्जी है इसलिए इसको किलो जाउल में या जाउल में या किलो कैलोरी में
या कैलोरी में मेजर करेंगे, यानी 1 मोल एटम्स को कितने किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो किलो जूल पर मोल में भी लिख सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का पहला फैक्टर जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होने का मतलब उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो उसका साइज़ डियर स्टूडेंट्स कम होगा, उस एटम का साइज़ क्या होगा? कम होगा। इसी तरह अगर किसी एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ही कम है, तो उस एटम का जो साइज़ होगा वो और भी कम होगा। तो हमें इन दोनों एटम के कंपैरिजन में अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मोर एनर्जी चाहिए होगी। और यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे हमें लेस एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि एटम का साइज़ क्या है? एटम का साइज़ ग्रेटर है, और यहाँ पे हमें मोर एनर्जी चाहिए होगी। क्यों मोर एनर्जी चाहिए होगी? क्योंकि हम न्यूक्लियस के करीब से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। जितना न्यूक्लियस के करीब से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। और इलेक्ट्रॉन कब न्यूक्लियस के करीब जाता है? जब उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज कब ज़्यादा होता है? जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो न्यूक्लियर चार्ज का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जब ज़्यादा होता है तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स का ज़्यादा होना ही शील्डिंग इफेक्ट है। नंबर ऑफ़ शेल जब ज़्यादा होंगे तो एटम का साइज़ क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, तो उस पर थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी निकालने के लिए। इट्स मीन कि साइज़ ज़्यादा होने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इनवर्स रिलेशन है शील्डिंग इफेक्ट का और आयोनाइजेशन एनर्जी का। जितना एटम का साइज़ बढ़ेगा, चाहे वो शेल ज़्यादा होने से हो, तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी जब नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। उसके बाद है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने कहा था कि पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब जितना टाइम स्पेंड करता है, जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्पेंड करता है न्यूक्लियस के करीब, उसे कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के करीब कोई ऑर्बिटल जितना टाइम स्पेंड करेगा उसे कहते हैं उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर देखें तो एस जो है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है पी से, और पी का ज़्यादा है डी से, और डी का ज़्यादा है एफ से। तो इट्स मीन कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन एस में से निकालना पड़ रहा है तो हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एस न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है और एस न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, इसलिए इसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल जितना भी ज़्यादा होगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल माने जाते हैं। याद रखना, स्टेबल जो एलिमेंट होते हैं उनमें से भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो नोबल गैसेस जो हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो स्टेबल होती हैं, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएं तो एटम का साइज़ कम होता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि जितना हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं
एटम का साइज़ कम होता है। जितना एटम का साइज़ कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब से निकलेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इट्स मीन कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में जो एटम का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है, जस्ट अपोजिट टू द पीरियड्स के जितना एटम का साइज़ टॉप टू बॉटम आते हुए इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालना उतना ही आसान होगा और लेस अमाउंट में आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। तो टॉप टू बॉटम आते हुए जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लेस आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। लेस आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों चाहिए होगी, क्योंकि एटम का साइज टॉप टू बॉटम आते हुए इंक्रीज। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी इन ग्रुप्स, पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम आते हुए कम होती जाती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि शेल इंक्रीज होते जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जाता है। तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।